अब तो 23 है, 24 में विदाई है उनका। इसीलिए उंगलियां दूसरों पर उठती हैं, और जब दूसरों पर उठती हैं तो कई उंगलियां आपकी तरफ भी मुड़ती हैं। ये वही झुकाव है जिससे महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं। के लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मार जाएगा? क्या जो विपक्षी गठबंधन यहां पर अपनी मजबूती को पेश कर रहा है, क्या उसमें से प्रधानमंत्री का चेहरा कोई देखा जाएगा, या फिर जो केंद्र सरकार दावा करती हुई नजर आ रही है कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, ये बात सही निकलती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 2024 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय बाकी नहीं है, कुछ ही महीने बाकी हैं, इसलिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक्टिव नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं। देश में अगले साल भी वही तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर विपक्ष का कुछ और ही कहना है। विपक्ष लगातार एक बात कहती हुई नजर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री तिरंगा तो जरूर फहराएंगे, लेकिन अपने घर से, यानी कि उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अब नरेंद्र मोदी की छुट्टी होने वाली है। अब यहाँ पर जिस तरीके से देश भर में महंगाई की जो मार जनता झेल रही है, यहाँ पर डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, देश भर में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझ रही हैं, और जिस तरीके से राज्य जल रहे हैं और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है, इससे तो एक ही बात यहाँ पर साफ होती है कि यहाँ पर अब जो 2024 का चुनाव होगा, ये देश भर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, और ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं झटका देता हुआ नजर आएगा। इसी बीच यहाँ पर एक जंग दिखाई दे रही है, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जो देश के प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश को हमें एक ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, देश को हमने एक तरीके से बदला है, और कैसे हमारा देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अन्य देशों से आगे निकल रहा है, इस तरीके के दावे करते हुए नजर आए। जो देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर संसद के अंदर नहीं बोल पाए, वो 2 मिनट लाल किले से सिर्फ इसलिए बोलते हुए नजर आए ताकि यहाँ पर जनता को लगे कि वाकई देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया है। तो इसी को लेकर यहाँ पर एक जंग छिड़ती हुई नजर आती है कि क्या वाकई यहाँ पर जो तिरंगा इस बार देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया है, क्या आगे भी ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा? तो यहाँ पर चिराग पासवान और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी तरफ से अपने बयान पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। प्रधानमंत्री ने झंडा फहराएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य और देश की वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। प्रधानमंत्री ने झंडा फहराएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य और देश की वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। मोदी आखिरी बार इस बार तिरंगा फहरा रहे लाल किला से। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से अगले साल पुनः तिरंगा फहराने की उन्होंने बात कही है, ये विश्वास देश की जनता ही उन्हें देती है। देश की जनता ने 2 बार उन्हें देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुना। 2014 से बड़ा जनादेश 2019 में मिला, और इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को 2024 में मिलेगा। आज जिस नए लक्ष्य का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, जिस विकसित भारत के निर्माण की सोच प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से दिखाई है,
उस सोच को पूरा करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है, जो कम से कम महागठबंधन या विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उनके पास तो नहीं है। इस सोच को अगर कोई पूरा कर सकता है तो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। आज दुनिया में जब देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है, 10वें 11वें 12वें पायदान पर हम लोग संघर्ष करते थे, आज प्रधानमंत्री जी की वजह से देश की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत बना है। अगले साल अगली बार जब हम लोग चुनाव में जाएंगे 2024 के बाद, 2029 के चुनाव से पहले देश की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर देश की पहचान होगी। इन तमाम कार्यों का ही परिणाम है कि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी पर चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो लोग इस बात का सपना देख रहे हैं कि अगले साल प्रधानमंत्री जी संभवतः लाल किले की प्राचीर से तिरंगा नहीं फहराएंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी घबराहट को छुपाते हैं। चिंता है उन्हें कि अगले चुनाव तक क्या उनका गठबंधन टिक पाएगा, क्या अगले चुनाव से पहले ही वो गठबंधन टूट के परिणाम के तौर पर चुनाव में मध्यवर्ती चुनाव की ओर क्या हम लोग को अग्रसर होना पड़ेगा। तो चिंता उनकी अपने गठबंधन को लेकर है, अपने मुख्यमंत्री पर अविश्वास को लेकर है। इसीलिए उंगलियां दूसरों पर उठती हैं, और जब दूसरों पर उठती हैं तो कई उंगलियां आपकी तरफ भी मुड़ती हैं। ये वही झुकाव है जिससे महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं। राजद वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फहराएंगे तिरंगा लाल किला से। जैसे कि आपने इन दोनों को सुना, सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर कह रहे हैं कि तिरंगा अपने घर से फहराएंगे, तो वहीं चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये जो महागठबंधन है इसमें डर पैदा हो गया है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी इनको पछाड़ते हुए दिखाई देंगे, इसलिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ अभी तक हमने बात की कि देश के प्रधानमंत्री आगे निकलेंगे कि कौन निकलेंगे आगे, इसी बीच यहाँ पर विपक्षी गठबंधन की भी बात कर ली जाए। यहाँ पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ आते हैं, दावा करते हैं कि एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, दावा करते हैं कि विपक्षी पार्टियों में से किसी भी एक को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उतारा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये इंडिया अलायंस बना है और यहाँ पर जिस गठबंधन का नाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में टूटने के कगार पर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में उतारना चाहते हैं। सभी यहाँ पर दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को ही पीएम के चेहरे के रूप में उतरना चाहिए, जिसमें यहाँ पर दावा कई तरीके से किया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस विपक्षी गठबंधन की बात कही जा रही है, इसमें केजरीवाल का नाम भी सामने आता है, इसमें नीतीश कुमार का नाम सामने आता है, इसमें तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है, इसमें राहुल गांधी का नाम सामने आता है, और इसमें नाम आता है ममता बनर्जी का। वो ममता बनर्जी जो वॉशिंग पाउडर, जो वॉशिंग मशीन के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को बताती हुई नजर आती है, वही ममता बनर्जी को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि वही मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री भी बनती हुई नजर आएंगे। ऐसे में जो बॉलीवुड अभिनेता कहे जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में उतरना चाहिए। इतना ही नहीं, टीएमसी की तरफ से तो नारा भी दिया जाता है कि देश भर में ममता बनर्जी के इस नारे को आगे बढ़ाना चाहिए कि ममता बनर्जी अगली यहाँ पर प्रधानमंत्री होगी। क्या कुछ इस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है, देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में जहां एक और महागठबंधन बीजेपी से दो हाथ करने की तैयारी में है, ऐसे में खुद महागठबंधन का हिस्सा रहने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी पहले ही कुछ अलग सुर बजाती दिख रही है। तृणमूल समर्थकों का फेसबुक आयोजित एक सम्मेलन में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पार्टी के आला अधिकारियों ने अपने डिजिटल योद्धाओं से बोलचे बंगाल जोनोटा, प्रधानमंत्री होक ममता, यानी बंगाल के लोग ममता को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं का नारा फैलाने की अपील करते हुए नजर आए। फेसबुक आईटीसी सदस्यों द्वारा आयोजित कोलकाता के उत्तम मंच के सम्मेलन में राज्य भर से हजारों तृणमूल समर्थकों ने भाग लिया, जिसमें पार्टी का लक्ष्य राज्य की 42 में से 42 सीटें जीतना है
और एक बार लोकसभा चुनाव में भारतीय गठबंधन भाजपा को हरा देना है। तो ऐसे में कोई भी ममता बनर्जी को सही पीएम उम्मीदवार के रूप में नकार नहीं पाएगा। जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर ये दावा किया जा रहा है, उसके उलट यहाँ पर जेपी नड्डा की बात कही जाए तो वो पश्चिम बंगाल की कमियों को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही हैं वो देश भर को क्या संभाल पाएंगी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर जो हिंसा भड़की थी उसके मुद्दे को उठाते हुए उदाहरण देते हुए नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल में जो अभी भी दंगे भड़कते हुए नजर आए थे उसको लेकर भी ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए जाता है। ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं। सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर बिना किसी बात के भी हिंसा भड़क जाती है और ममता बनर्जी वहां पर इस हिंसा को शांत करवाने में कोई योगदान नहीं देती, बल्कि यहाँ पर उस हिंसा को भड़काने का काम करती है। यही दावा यहाँ पर जेपी नड्डा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। बंगाल अध्यात्म का प्रदेश है, सामाजिक परिवर्तन लाने वाला प्रदेश है, राजनीतिक दृष्टि से परिवर्तन लाने वाला प्रदेश है। अध्यात्म के जगत में, सामाजिक जगत में, कला के जगत में, लिटरेचर के जगत में अनेक महापुरुषों का बंगाल की धरती का आशीर्वाद मिला और उन्होंने देश का नेतृत्व किया। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 30, 40, 50 सालों में फिर चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा, कम्युनिस्टों का शासन रहा और ममता जी का शासन रहा, बंगाल को नीचे और पीछे लाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस बंगाल ने देश को दृष्टि दी, जिस बंगाल ने देश को, दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया। इस बात को भी हमको समझना। जैसे कि आपने यहाँ पर जेपी नड्डा को सुना, उसके बाद ममता बनर्जी को लेकर तो दावा किया गया, लेकिन एक और दावा यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी किया जा रहा है। राहुल गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि जब तक उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं हुई थी तब तक एक सवाल बना हुआ था। तब तक ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जननायक हैं, जनता की सेवा करने के लिए उतरे हैं, ना कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ तौर पर यही बात कही कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नहीं उतरेंगे, बल्कि जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी परेशानियों को हल करते हुए नजर आएंगे। ये दावा किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अब संसद सदस्यता बहाल हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलती है और लोकसभा में जो संसद सदस्यता बहाल होती है, सरकारी बंगला वापस मिल जाता है, जो यहाँ पर अब दावा करते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस और भी ज्यादा मजबूत हो गई है क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिल गई है। तो इसी दावे के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ से कि यहाँ पर राहुल गांधी वाकई प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उतरे जा सकते हैं और प्रधानमंत्री को सीधी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके विरुद्ध में यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे ममता बनर्जी आ जाए, चाहे यहाँ इंडिया अलायंस में से कोई भी नेता उतरकर सामने आ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ पर देश के लिए जो काम किए हैं वो देश की जनता बखूबी जानती है। इसी को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री को क्या कुछ लेकर दावा किया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो कुल मिलाकर के कार्यक्रम में 5 सत्र हुए, 5 सत्र हुआ और इसी से समझिए इस कार्यक्रम की कितनी गंभीरता। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने उसको समापन किया। इस पूरे बैठक के बाद कार्यकर्ता बिल्कुल एक हर्षोल्लास, जोश उमंग के साथ संकल्प लेकर के जाएंगे कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में
पहले से भी अधिक सीट जीत करके सरकार बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही मुझको आपका कहना था। जिसे प्रधानमंत्री को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे और अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उसके विरुद्ध राहुल गांधी को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके रहना है। इसी को लेकर क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। वो उन्होंने पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए लगाने की कोशिश लगाई है कि पप्पू, लेकिन राहुल जी जो निखर के आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, सर इनका मुंह बंद हो गया, ये बौखला गए हैं। उनको ये पता चल गया है कि 2024 में राहुल जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसे ही इंसान की जरूरत है, ऐसे ही नेता की जरूरत है जो देश का प्रधानमंत्री बने। वो तो सिर्फ अंबानी, अडानी, बस 2-4 गिने चुने जो लोग हैं उनके हाथ में ही सारा कुछ दे दिया है और गरीब लोग गरीब होते चले गए हैं, वो रो रहे हैं। किसान लोगों ने, कितने किसानों ने, मोदी जी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। ये इतना टाइम हो गया, ये सब ड्रामेबाजी है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो कितना भी झूठ का प्रोपेगेंडा अपना लेते हैं, लेकिन जो राहुल जी इतनी ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं, अब सबको पूरे देश में क्या विश्व में भी समझ आ गया कि राहुल जी कितने इंटेलिजेंट है और वही देश के अगर प्रधानमंत्री बनेंगे और तभी देश का कुछ उद्धार होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास ये सब ड्रामेबाजी है। ये पता नहीं मोदी जी कहाँ पे क्या क्या बोल के आ जाते हैं। ये तो सब कहने वाली बात है। वो तो मैं कह रही हूँ ना, हजारों करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल जी को किसी तरह असफल करें, लेकिन वो असफल नहीं हुए। जो सच्चाई की जो जीत होती है ना, जो सच होता है वो सामने आ जाता है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन वो सच सामने आ जाता है। तो अब वो बौखलाए हुए हैं कि 2024 में राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनकर आएंगे और तभी ये बेरोजगारी की, महिलाओं की, किसानों की और जितना जो भी हो रहे हैं वो राहुल जी सबको नौकरियों का, किसानों, पहले भी अच्छा था लेकिन अब राहुल गांधी, उनको सबको पता है कि राहुल जी का जो तुम करना चाह रहे थे, उनको असफल करना चाह रहे थे, वो तो एक बब्बर शेर की तरह उभर के आए हैं और ये बौखलाए हुए हैं। जैसे कि अब आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, अब यहाँ पर एक बात सामने आती है कि वाकई कौन उतरेगा चुनाव में। वाकई अगर यहाँ पर सभी राज्य के मुख्यमंत्री सामने आते हैं तो क्या इंडिया अलायंस जो यहाँ वाकई बनी है, क्या ये रह पाएगी या टूट पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर चेहरा आगे किया जा रहा है, ममता बनर्जी को लेकर चेहरा आगे किया जा रहा है। तो अगर ऐसे में देखा जाए तो विपक्षी पार्टी में से किसी एक चेहरे को आगे आना है, तभी देश के प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी की दावेदारी तो पेश की जा रही है, लेकिन अन्य मुख्यमंत्री भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखना होगा कि यहाँ पर कौन नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। क्या 2024 में कोई बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।